Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start exercise of unit number 10, simple harmonic motion and waves. We will do all the MCQs and the review questions in this lecture. So first of all we have to do the MCQs. So the first MCQs is, which of the following is an example of simple harmonic motion? The four options are given. The first one is the motion of simple pendulum, the motion of ceiling fan, the spinning of the earth on its axis, and the bouncing ball on a floor. So we have to check in which motion a body oscillates about its mean position. So it is not happen in the motion of ceiling fan, also not in the spinning of earth on its axis, and not in a bouncing ball on a floor. The answer is motion of simple pendulum, option A, because in simple pendulum a body oscillates about its mean position. The next MCQ is, if the mass of the bob of pendulum is increased by the factor of 3, the period of the pendulum will be. The option 1 is be increased by a factor of 2, remains the same, can be decreased by a factor of 2, और बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4. स्टूडेंट्स आपने ये डिस्कस किया था जब हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड को डिस्कस किया था, तो उसका फार्मूला क्या था? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G. उस पूरे फार्मूले में मैथ्स का कहीं पे भी कोई फैक्टर नहीं था. सो अगर हम बॉब के मैथ्स को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो इट विल नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, रिमेन्स द सेम. क्योंकि अगर मैथ चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता टाइम पीरियड पे. सो द ऑप्शन बी इज द आंसर. The third MCQ is, which of the following device can be used to produce both transverse and longitudinal waves? Students, आपने types of waves में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी डिवाइस ये दोनों वेव्स प्रोड्यूस कर सकती है. अ स्ट्रिंग, अ रिपल टैंक, अ हेलिकल स्प्रिंग और अ ट्यूनिंग फॉर्क. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ हेलिकल स्प्रिंग. क्योंकि एक हेलिकल स्प्रिंग को हम बैक एंड फोर्थ भी मूव करवा सकते हैं और अप एंड डाउन भी मूव करवा सकते हैं. क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में आपके पास क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. बट इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ. सो एक हेलिकल स्प्रिंग के थ्रू हम ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ द फोर्थ MCQ इज वेव ट्रांसफर व्हाट? वेव्स क्या ट्रांसफर करती हैं? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी. तो हमने क्या स्टडी किया था कि वेव ट्रांसफर एनर्जी, वेव्स क्या करती हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं. सो द ऑप्शन ए इज एनर्जी. इट इज द आंसर ऑफ MCQ नंबर 4. क्योंकि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ये तो वेव्स की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो वेव्स ट्रांसफर क्या करती हैं? एनर्जी. द फिफ्थ MCQ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? अच्छा, अब हमने ये डिस्कस करना है कि इन ये जो मेथड्स आपको दिए हैं, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन और ऑल ऑफ दीज, इन सब में से आपके पास कौन सा मेथड है जो एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफर करता है. इसका आंसर ऑल ऑफ दीज क्यों है? बिकॉज इन द प्रीवियस क्लास आपने स्टडी किया था ट्रांसफर ऑफ हीट में कंडक्शन को भी इन डिटेल एंड रेडिएशन को भी. एंड इन चैप्टर नंबर 10 वी डिस्कस इन डिटेल द वेव मोशन. सो ये तीनों मेथड हमारे पास क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं. क्योंकि कंडक्शन और रेडिएशन हीट को ट्रांसफर करने के मेथड्स हैं, तो हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो दैट्स वाई कंडक्शन, रेडिएशन एंड द वेव मोशन ऑल आर द मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. नाउ इन MCQ number 6, in a vacuum all electromagnetic waves have the same what? वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सेम क्या चीज़ सेम होती है? कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड
or wavelength? And the answer is speed, because the electromagnetic waves do not require any medium for their propagation. So ये वैक्यूम में भी आपके पास क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, और वैक्यूम में भी इनकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है. The next MCQ is a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is. एक लार्ज रिपल टैंक में जो वाइब्रेटर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 हर्ट्ज, और वो 25 कंप्लीट वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और कितने डिस्टेंस में, इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटर? क्या वेलोसिटी होगी इसकी? ऑप्शन 1 है 53 सेंटीमीटर पर सेकंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, 750 सेंटीमीटर पर सेकंड और 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड. The answer is option B, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड. इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है. लेकिन कैसे? स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में वेवलेंथ नहीं दी हुई, बट फ्रीक्वेंसी दी है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और कितनी वेव्स हैं वो दी हुई है, लेकिन हमें वेवलेंथ नहीं दी हुई. आपने इस डिस्टेंस को वेवलेंथ नहीं समझना. सो हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है. फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, बिकॉज आपने ये रिलेशन स्टडी किया था फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ का. सो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ. सो अब वेवलेंथ को हम कैसे फाइंड करेंगे? वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स. कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं और कितने डिस्टेंस में प्रोड्यूस हुई हैं. सो द डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ वेव्स आर 25. सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे द आंसर इज 2. नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30, वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है, एंड द वेवलेंथ इज 2. सो हमने जब इधर वैल्यूज पुट कर दिया तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके वो इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो v इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 2, देयरफॉर वेलोसिटी इज 60. अब यहाँ पे यूनिट हमने नहीं बताया, यूनिट हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में गिवन था, हमने इसे मीटर में चेंज नहीं किया था. अगर आप इसे मीटर में चेंज करके फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे हमें ऑप्शंस में सेंटीमीटर के हवाले से गिवन है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. The 8th MCQs is which of the following characteristics of wave is independent of the other? इनमें से वेव की कौन सी characteristics है जो किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट है? फर्स्ट वन इज स्पीड, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी, सी एम्पलीट्यूड और डी वेवलेंथ. स्टूडेंट्स, आपने वो रिलेशन डिस्कस किया था v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है आपस में. तो उसमें हमने एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो रिलेशन इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स का था. सो इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स का एक दूसरे पे डिपेंड करना हमें वो रिलेशन बताता है. सो द आंसर इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इन में से किसी पे डिपेंड नहीं करता. नाउ द लास्ट एमसीक्यूज इज द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लेमडा ऑफ अ वेव इज. इनका रिलेशन जो है वो किस इक्वेशन से हमें शो किया है? वी एफ इज इक्वल टू लेमडा, एफ लेमडा इज इक्वल टू वी लेमडा इज इक्वल टू एफ, और वी इज इक्वल टू लेमडा बाई एफ. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा. एज यू डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर दैट v is equals to f lambda is the equation of wave that shows the relationship between velocity, frequency and wavelength. I hope students you got it. If you have any issue in the MCQs you can ask. Now we will discuss the review question. There are 10 review questions given in the exercise of chapter number 10. The first one is, what is simple harmonic motion? What are the necessary conditions for a body to execute simple harmonic motion? You have studied about simple harmonic motion and what are the conditions. So you have to write the definition of simple harmonic motion and the features that are given on the page number 5 and 6 of your textbook is the answer of this question 10.1.
The 10.2 question is think of several example of motion in everyday life that are simple harmonic. आपने अपने इर्द गिर्द बताना है कि कौन सी ऐसी एग्जाम्पल एग्जिस्ट कर रही हैं जो किसकी एग्जाम्पल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है. तो वो हमारे पास कौन कौन सी हैं. द फर्स्ट वन इज पेंडुलम यूज्ड इन अ क्लॉक. क्लॉक में जो पेंडुलम यूज हो रहा है वो भी कौन सी मोशन है उसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन. द ऑप्शन नंबर 2 इज अ बॉय स्विंगिंग ऑन अ स्विंग. स्विंग जो है आपके पास जो झूला है उसमें भी क्या होता है कि जो मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में समझाया था कि आपके पास जो एग्जाम्पल है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो ऑसिलेट करती है. द थर्ड एग्जाम्पल इज सीसॉ व्हेन इज मूव्ड अप एंड डाउन. सीसा जब वो भी अप एंड डाउन मूव करता है तो एक ही मीन पोजीशन के गिर्द मूव करता है, तो वो भी एग्जाम्पल आपके पास किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की. एंड ह्यूमन ईयर ड्रम ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ. हमारे जो ईयर ड्रम है वो भी ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ एक ही मेन पोजीशन के गिर्द, तो ये भी एग्जांपल है आपके पास किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन. हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है और कैसे डैम्पिंग रिड्यूस करती है एम्पलीट्यूड को, तो आपने ये थॉरली डिस्कस किया था इन द टॉपिक ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन 10.2 टॉपिक. In this question you have to write the topic 10.2 in detail. The full topic 10.2 is the answer of question number 3. Question 10.4 how can you define the term wave. Elaborate the difference between mechanical and electromagnetic wave. Give example of each. It is a very easy question. You just have to define the term wave. The definition of wave is also given on the page number 8 of your textbook, and also mechanical waves and electromagnetic waves, that are the types of wave, are given and you have to give the example of each. डिफरेंस को आपने कैसे लिखना है, मिड में आपने लाइन लगानी है और दोनों तरफ आपने हेडिंग देनी है, एक तरफ मैकेनिकल वेव्स एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आपने इनके पॉइंट्स लिखने हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल. Question number 10.5 is distinguish between longitudinal and transverse wave with a suitable examples. 10.5 क्वेश्चन में आपने क्या बताना है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को डिस्टिंग्विश करना है, इनका डिफरेंस बताना है. These both are the types of mechanical waves and these both types are given on page number 8 and the page number 9 and 10. 8 to 10, page number 8 to 10. In these 3 pages, the answer of this question is given, the longitudinal waves in detail, transverse waves, and you have to give example. The question number 10.6 is draw a transverse wave with an amplitude of 2 cm and a wavelength of 4 cm. Draw a label a crest and a trough on the wave. आपने एक ट्रांसवर्स वेव को ड्रॉ करना है जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो, 2 सेंटीमीटर हो, और वेव लेंथ कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो. अब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, द हाइट ऑफ वेव, और वेव लेंथ क्या होती है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ. सो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखें. द वेव इज ड्रॉन एज, ये आपके पास क्या है, ये क्रस्ट एंड दिस वन क्रस्ट, इन दोनों क्रस्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस हो, 4 सेंटीमीटर, एंड एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, द हाइट ऑफ वेव इज 2 सेंटीमीटर. दिस वन इज द क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ. तो हमने लेबल कर दिया क्रस्ट और ट्रफ को भी, और वेवलेंथ का भी डिस्टेंस जितना हमें गिवन था वो शो किया है, उतना ही ड्रॉ किया है, और हमने एम्पलीट्यूड को भी ड्रॉ कर दिया. नाउ क्वेश्चन 10.7 derive a relationship between velocity, frequency and the wavelength of a wave. Write a formula relating velocity of a wave to its time period and wavelength. आपने रिलेशनशिप बताना है और ये बताना है कि फार्मूला आपने लिखना है जो किससे रिलेट कर होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ. स्टूडेंट्स आपने ये रिलेशन डिस्कस किया है डिटेल में in the topic of relation between velocity, frequency and wavelength on the page number 11. पेज नंबर 11 पे जो रिलेशन आपको गिवन है वो इस फुल क्वेश्चन का आंसर है, आपने वो इसको लिखना है. The question number 10.8 is
Waves are the mean of energy transfer without transfer of matter. Justify this statement with the help of a simple experiment. Okay. अब आपने इस क्वेश्चन 10.8 में क्या बताना है कि हमें ये पता है कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर. सो आपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से. तो ये टॉपिक भी आप डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. वो कौन सा टॉपिक था? वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी. उसमें आपको एक एक्टिविटी गिवन है आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 11, एक्टिविटी 10.3. यू हैव टू राइट दिस एक्टिविटी to show that waves transfer energy without transfer of matter. The question 10.9 is explain the following properties of waves with a reference to ripple tank experiment. Students, आपने डिस्कस किया है डिटेल में रिपल टैंक कि उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रिफ्रैक्शन कैसे होती है, डाइफ्रैक्शन कैसे होती है in the water waves when they are produced in the ripple tank. So you have to write the detail about reflection, refraction and diffraction with the help of the topic ripple tank that is given on the page number 12, 13 and 14 of your textbook. The last question is, does increasing the frequency of a wave also increase its wavelength? If not, how are these quantities are related? Again, students, recall the relation between velocity, frequency and wavelength. The equation of the wave is given as V is equals to F lambda. If we want to find the frequency is equal to velocity divided by wavelength. It shows that frequency and the wavelength are in inverse relation to each other. And you know, in the inverse relation, when one quantity is increasing, the other quantity must be decreased. So, if the relation between frequency and the wavelength is inverse, so the wavelength will not increase in this case. If the frequency increases, the wavelength will not increase because these quantities are in inverse relation with each other, which you can show with the help of the equation V is equals to F lambda and frequency is equal to velocity by wavelength. I hope students you got it well, but in the case of any issue, any problem, you can ask me so that I can solve your problem. Thank you and Allah Hafiz.